नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल सर्वोदय शिक्षण संस्थान में। आज आप लोगों के बीच वीडियो की अगली कड़ी लेकर आया हूँ, लेक्चर 5, जिसमें हम लोग जानेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल के बारे में। क्या क्या जानेंगे? क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और हाँ, एक बात, अगर आप अभी तक हमारे चैनल सर्वोदय शिक्षण संस्थान को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरा बनाया हुआ वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 5, जिसमें हम लोग जानेंगे क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्रिटिकल एंगल, जिसका हिंदी होता है क्रांतिक कोण। टोटल क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण क्या होता है? तो इसका कंडीशन है, हमको दो मीडियम लेना पड़ेगा। एक मीडियम होना चाहिए डेंसर और एक मीडियम होना चाहिए रेयर। और जब भी लाइट को पास करवाएंगे तो डेंसर टू रेयर, ना कि रेयर टू डेंसर। अगर रेयर टू डेंसर पास करवाएंगे तो क्रिटिकल एंगल का केस डेवलपमेंट, क्रिटिकल एंगल का जो केस होगा वो नहीं हो पाएगा। तो क्रिटिकल एंगल के केस के लिए जब भी हम रे को डेंसर टू रेयर, जब भी हम इंसिडेंट करवाएंगे रे को तो डेंसर से रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर मीडियम की, तभी मेरा क्रिटिकल एंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो क्रिटिकल एंगल दो मीडियम, अभी हम तुरंत बताए कि इसके लिए हमको दो मीडियम लेना पड़ेगा, एक डेंसर मीडियम और एक रेयर मीडियम। और हमेशा लाइट जो है वो कहाँ से पास करेगा? डेंसर टू रेयर। तो हम यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं, लाइट जो है वो पास कैसे करेगा? तो डेंसर दैट मीन्स डीएम, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम आरएम। डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, जब भी लाइट पास करेगा डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो यहाँ से इसको हम मान लेते हैं डेंसर मीडियम, इसको मान लेते हैं आरएम, रेयर मीडियम। ये क्या है? रेयर मीडियम, और क्या है? डेंसर मीडियम। तो लाइट को पास करवाएंगे डेंसर टू रेयर, डेंसर यानी डेंसर से रेयर की ओर। उसको आइए थोड़ा सा और डेवलपमेंट कर देते हैं इसमें। तो डेंसर टू रेयर, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से हम लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं। ये लाइट आपका है और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट किया उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट पॉइंट। और इंसिडेंट पॉइंट पे क्या डालते हैं? नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? नॉर्मल, और जो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा सरफेस। ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम मान लेते हैं आई। और यहाँ से क्या होगा? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट पास करती है तो क्या होता है? लाइट का बेंड हो जाता है अवे फ्रॉम नॉर्मल, दैट मीन्स नॉर्मल से दूर भाग जाती है। तो इसको जाना चाहिए था ये इस डायरेक्शन में, लेकिन क्या होगा? ये जो नॉर्मल है आपका, ये नॉर्मल जो है ये नॉर्मल से अवे दूर भाग जाएगा। तो ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं जाके क्या होगा? दूर भाग जाएगा नॉर्मल से, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये हो गया। उसके बाद फिर हम सेकेंड केस लेके देखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा देते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये आपका है रिफ्रैक्टेड रे। क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? और ज़्यादा दूर भाग जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। तो उस कंडीशन में क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान बढ़ाने पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो वैल्यू होगा वो भी बढ़ेगा। तो यहाँ से इसी पॉइंट से लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बढ़ा देते हैं।
ये हो गया। यहाँ से आप क्या डालेंगे, नॉर्मल डालेंगे, और नॉर्मल क्या होता है, विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये हो गया नॉर्मल। अब हम लोगों को पता है कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट पास करती है तो लाइट जाती है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंड कर जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जब लाइट ऐसे गई तो इतना बेंड किया, इतना दूर भागा नॉर्मल से। हो सकता है इस कंडीशन में इतना ज़्यादा भाग जाएगा, और जब इसको जाना चाहिए इस सीध इसको जाना ही चाहिए, इस सीध में जाना ही चाहिए, लेकिन क्या होगा, इस सीध में जाना चाहिए, ये रिफ्रैक्टेड होना चाहिए। जब वन मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जाते तो ये रिफ्रैक्टेड रे होना चाहिए, लेकिन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद क्या होता है, डेंसर टू रेयर में जा रहे हैं, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, दैट मीन्स नॉर्मल से दूर भाग जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। तो ये नहीं हो के रिफ्रैक्टेड रे ये हो गया, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे। अब देखिए रिफ्रैक्टेड रे क्या हो गया, ये काल्पनिक रेखा हो गया जो हमको दो मीडियम को डिवाइड कर रहा है कि इससे ऊपर जाएंगे तो आपका रेयर मीडियम होगा और इससे नीचे आएंगे तो आपका डेंसर मीडियम होगा। तो उस काल्पनिक रेखा पर ही आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गया, जो काल्पनिक रेखा दो मीडियम को डिवाइड कर रही है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो वैल्यू होगा कितना बन गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके किसके बीच होता है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच। तो ये उसका नॉर्मल है और ये है रिफ्रैक्टेड रे। तो ऐसे तो कितना एंगल, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से ये एंगल हो गया R इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू हो गया कितना, 90 डिग्री। तो हम जाने कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गए और डेंसर मीडियम में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसी को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। लेकिन कब बोलेंगे, जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 डिग्री हो रेयर मीडियम में, तब उसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो अब आपका काम करेगा क्रिटिकल एंगल का। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री। अब मानिए कि इससे भी छोटा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लेते, इससे भी छोटा, तो क्या होता, इससे ये जो है रिफ्रैक्टेड रे इससे ऊपर बेंड करता थोड़ा सा। तो यहाँ से देखें कि जिस विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, उसी कोण को क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जिस विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, उसी कोण को कहते हैं, उसी आपतन कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। तो आइए डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन क्या होगा कि जिस विशेष आपतन कोण के लिए, जिस विशेष आपतन कोण के लिए किसका मान, अपवर्तन कोण का मान, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मान, जिस विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये हो गया आपका एंगल और क्रिटिकल एंगल का डिफिनेशन। अब आपके जहन में एक सवाल पैदा होता है, क्या,
अगर मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए। आपके जहन में सवाल पैदा होता होगा कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए तो उसका कंडीशन क्या हो। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर था तो आपका ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो काल्पनिक रेखा पे आ गया, जो काल्पनिक रेखा दोनों मीडियम को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है कि ये आपका इस काल्पनिक रेखा से नीचे आइएगा तो आपका डेंसर मीडियम रहेगा, और इस काल्पनिक रेखा से ऊपर जाइएगा तो आपका रेयर मीडियम रहेगा। उस काल्पनिक रेखा पे आ गई। अब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हो जाए, यानी इससे भी ज़्यादा हो जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये जो आपका लाइट काल्पनिक रेखा पर गया, वर्चुअल लाइन पे गया, वो क्या होगा कि पुनः टोटल का टोटल इसी मीडियम में वापस चला आएगा। क्या होगा, इसी मीडियम में वापस चला आएगा लौटकर, और इस फेनोमिना को हम लोग कहते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? क्योंकि हम लोग रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन, परावर्तन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका लाइट जो है पुनः उसी मीडियम में वापस आ रहा है। तो रिफ्लेक्शन का फेनोमेना क्या था कि लाइट क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, कुछ भाग दूसरे माध्यम में जाता है, लेकिन 95% उसी मीडियम में वापस आ जाता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन इस केस में क्या होगा कि 100 का 100%, अब देखिए क्रिटिकल एंगल तो समझ गए। यहाँ से अगर मान लीजिए कि क्रिटिकल टोटल का टोटल क्या होगा कि इसी मीडियम में वापस आ जाएगा, इसका मतलब इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या होता है, 95% ही लाइट पुनः उसी मीडियम में वापस आती है। बट इस केस में क्या होगा, टोटल का टोटल लाइट ही उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। इसका मतलब टोटल का टोटल, और क्या हो रहा है, जिस मीडियम से जा रही है उसी मीडियम में वापस आ रही है, इसका मतलब इंटरनल। तो यहाँ से क्या हो गया, TIR, इसको शॉर्ट में बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्या हो जाए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए। समझ रहे बच्चों मेरी बातों को, ध्यान से समझिएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए। और हमेशा आपका लाइट जो होगा वो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, दैट मीन्स सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, तभी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा तो क्या होगा, लाइट किधर बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल की ओर। तो नॉर्मल की ओर बेंड करेगी, कभी ऐसा केस उत्पन्न होगा, नहीं होगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस तभी संभव है जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए और एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो। तो आइए अब हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जानने का प्रयास करते हैं। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है ये। क्रिटिकल एंगल समझ गए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगर क्रिटिकल एंगल समझ गए हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान देंगे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका हिंदी क्या होता है बच्चों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
अब देखिए क्रिटिकल एंगल को जो समझे थे उसी का फिगर पे ड्रॉ करते हैं। क्रिटिकल एंगल का क्या केस था कि लाइट जो होगा वो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जाना चाहिए। तो हम लोग लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं डेंसर मीडियम से, इस पॉइंट से, और वो जा रहा है रेयर मीडियम में। तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट किया वहाँ से क्या डालेंगे, नॉर्मल विच इज़ परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये हो गया नॉर्मल आपका। और ये क्या होगा, डेंसर से रेयर में जा रही है तो बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये चलेगी ऐसे। ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, क्लियर है। अब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू बढ़ा देते हैं। यहाँ आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर यहाँ पे इंसिडेंट किया, इंसिडेंट पॉइंट, यहाँ पे नॉर्मल डालेंगे विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू बढ़ा दिए, इस लाइट को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन अब क्या होगा, ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो क्या होगा, बेंड कर जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये चला गया आपका ऐसे। क्लियर है। अब क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। फिर इसी पॉइंट से ये गया आपका, यहाँ पे स्ट्राइक किया तो ये इसके इंसिडेंट पॉइंट, और यहाँ से नॉर्मल डालेंगे विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब इसको जाना चाहिए ऐसे, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं जाके क्या होगा कि नॉर्मल से क्या हो, अभी हो जाएगा, बेंड कर जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहाँ से आपका बेंड कर गया, इसी रेखा पे आ गया, इस पे आ गया। ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब एक और कंडीशन लेके सोचते हैं। अब ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इसको बोलेंगे आप लोग क्रिटिकल एंगल, आईसी, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल सी लिखिए, क्रिटिकल एंगल सी, इसको आप लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अब देखिए इंसिडेंट एंगल बन गया आपका क्या, क्रिटिकल एंगल। अब इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, डैट मीन्स क्रिटिकल एंगल से बढ़ा देते हैं। तो क्रिटिकल एंगल से जब इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा देंगे तो आपका लाइट मान लीजिए यहाँ पे स्ट्राइक किया, यहाँ पे स्ट्राइक किया। अब क्या होगा, यहाँ से नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब इस लाइन पे गया था, जाना चाहिए इसको ऐसे, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये रिफ्लेक्ट हो गया पुनः इसी मीडियम में। इसी मीडियम में क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया इसी मीडियम में। इसको रिफ्लेक्ट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्यों, क्योंकि पुनः इसी मीडियम में आ गया, और जब इसी मीडियम में आता है तो वो किसका फ्लो करता है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ से ये एंगल जो होगा वो आपका हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन। और ये हो जाएगा आपका, सॉरी, ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे ये हो गया आपका नॉर्मल। तो किस लॉ का फॉलो किया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। क्रिटिकल एंगल का वैल्यू यहाँ है क्या, इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर। लेकिन यहाँ जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल के बराबर। लेकिन यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू जो हो गया वो हम मान लेते हैं कैपिटल आई, और वो बढ़ गया किससे, क्रिटिकल एंगल से। आई रहने दीजिए, आई क्या हो गया, बढ़ गया आपका क्रिटिकल एंगल से। यानी वैसी घटना जिसमें आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होने पर
क्रांतिक कोण से ज्यादा होने पर प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो क्या कहते हैं उसे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? तो आइए इसका डिफिनेशन लिखते हैं। डिफिनेशन क्या होगा? जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो? क्रिटिकल एंगल से क्या हो? क्रांतिक कोण से ज्यादा हो तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या हुआ? एक बार फिर से इसको रिकैप करते हैं। हम एंगल ऑफ इंसिडेंस रखे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमको मिला। क्या मिला? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम लोग क्या किए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू और बढ़ा दिए, आई से I1 कर दिए, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमको मिला R1। क्लियर है? अब हम लोग क्या किए कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल के बराबर कर लिए। क्रिटिकल एंगल कब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस? जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 डिग्री होता है। ये हो गया आपका क्रिटिकल एंगल। अब क्या हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग और ज़्यादा बढ़ा दिए, यानी क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा कर दिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को। तो जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तभी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी इसका शर्त क्या है, कंडीशन क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का? इसका कंडीशन है कि आपतन कोण का जो मान होना चाहिए वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है कि लाइट ऑलवेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए, तभी यह कंडीशन फॉलो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब हम लोग जानेंगे, इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं इसका कंडीशन क्या होता है। जान चुके हैं, उसको लिखते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन। हेडिंग दे देंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन। कंडीशन फर्स्ट हम लोग जानते हैं। कंडीशन फर्स्ट क्या है कि लाइट जो है वो डीएम से किधर जाना चाहिए? आरएम की ओर। दैट मीन डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। लाइट गोज टू डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम फ्रॉम रेयर मीडियम। तो पहला कंडीशन लिखेंगे कि लाइट डेंसर मीडियम विरल माध्यम, या डीएम लिख दें, डीएम से आरएम रेयर मीडियम की ओर जाना चाहिए। इसका कंडीशन पहला है, तभी ये कंडीशन फॉलो होगा, नहीं तो नहीं होगा। और दूसरा क्या कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होनी चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू मान
क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। ये होगा इसका कितना कंडीशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का TIR का कितना कंडीशन, 2 कंडीशन। क्या क्या, पहला लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाना चाहिए, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो वैल्यू होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। ये कंडीशन, तभी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इसको टोटल क्यों बोले, रिफ्लेक्शन क्यों बोले, इंटरनल क्यों बोले, आप लोग समझ चुके हैं, हम समझा चुके हैं उसको। अब हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच रिलेशन क्या होता है। उस रिलेशन को जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि रिलेशन से आपका न्यूमेरिकल्स वगैरह वगैरह बनता है, तो इसलिए न्यूमेरिकल्स, उस पर न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे। तो पहले उसका थ्योरी हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करने में आसानी होगी। तो आइए अब हम लोग जानते हैं क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच रिलेशन क्या है। दैट मीन्स रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड टोटल इंटर एंड क्रिटिकल एंगल। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स and total and critical angle अब हमको जानना है क्रिटिकल एंगल, दैट मीन्स C, और रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट मीन्स म्यू। इस दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है, C एंड म्यू, उसको हम लोग जानेंगे। तो इसको जानने के लिए हम लोग याद करते हैं स्नेल्स लॉ को। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है कि आपका जो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होगा वो आपका कांस्टेंट होगा और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा, क्या बराबर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो। ये हो गया साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो म्यू के बराबर होता है। कहाँ से हम लोग चले, तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के रेशियो के बराबर होता है। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम मान लेते हैं मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 के सापेक्ष, ये मान ली। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं म्यू 1 2 इक्वल टू, अब देखिए साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। कब बराबर होगा, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर का वैल्यू कितना हो, 90 डिग्री हो, तभी ना एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल लिख सकते हैं। यानी एंगल आई जो होगा एंगल सी के बराबर तभी होगा जब एंगल आर का वैल्यू 90 डिग्री होगा। ये हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं, क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन जाने, उससे पहले हम लोग फिगर देखे थे जिसमें हम लोग जाने थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। कब, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 डिग्री होगा।
तो यहाँ पे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू रख देते हैं 90 डिग्री। तो यहाँ से निकालते हैं μ12 इक्वल टू ऊपर में तो साइन सी अपॉन साइन 90। साइन 90 का वैल्यू कितना 1, यहाँ से हो गया 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इक्वल टू साइन सी अपॉन 1 यानी साइन सी। अब देखिए एक चीज़ हम आप लोग को बताए हुए हैं, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू 1 कर रहे हैं, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, ये हम लोग जानते हैं। और जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 रिस्पेक्ट टू 2 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, ये जानते हैं। तो ये हो गया यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 लिख सकते हैं इक्वल टू साइन सी, कर सकते हैं। अब अगर मानिए कि इसको हम पलट दे रहे हैं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट कर दे रहे हैं, तो इधर भी पलटना पड़ेगा। इधर क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन सी हो जाएगा, 1 अपॉन साइन सी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू 1। और इसका हम फॉर्मूला क्या फाइंड आउट किए हैं 1 अपॉन साइन सी, 1 अपॉन साइन सी। तो ये रिलेशन होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच। यहाँ आपका जो म्यू है ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI, और ये जो C है वो है आपका क्रिटिकल एंगल C है, क्रिटिकल एंगल C। तो हम लोग जाने क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच क्या रिलेशन होता है, हम लोग जान लिए। अब हम लोग इससे संबंधित न्यूमेरिकल करने का प्रयास करते हैं। आइए फॉर्मूला को रहने देते हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। अगर मान लीजिए क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए बोला जाए तो आपका गिवन क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी दिया क्या रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोग न्यूमेरिकल आज का न्यूमेरिकल फर्स्ट लेके चलते हैं। हर पॉइंट पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, सिर्फ आप जुड़े रहें सर्वोदय शिक्षा संस्थान यूट्यूब चैनल से। न्यूमेरिकल फर्स्ट कहता है हवा के सापेक्ष या वायु के सापेक्ष, दोनों एक ही बात है। हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो क्रांतिक कोण का मान बतावें। ये आज का न्यूमेरिकल फर्स्ट। एक चीज देखिए क्रिटिकल एंगल के लिए आपको क्या कंडीशन है, एक रेयर मीडियम होना चाहिए, एक डेंसर मीडियम होना चाहिए, और लाइट हमेशा किधर जाना चाहिए डेंसर टू रेयर। तो यहाँ से आपका हवा जो है ये आपका रेयर मीडियम है, और यहाँ पे कांच जो है ये आपका डेंसर मीडियम है। तो लाइट किधर जाएगी कांच से हवा की ओर या हवा से कांच की ओर, कांच से हवा की ओर, डेंसर टू रेयर। तो दो मीडियम लेते हैं, इधर ले लिए कांच दैट मीन्स ग्लास, और इधर ऊपर ले लिए एयर हवा। तो ग्लास से एयर की ओर जाएगी तो ये हो गया नॉर्मल, और ऐसे चली गई ग्लास से एयर की ओर जाएगी ग्लास से, तो क्या होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये हो गया आपका, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और हमको क्रिटिकल एंगल का मान बताना है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री, तब आपका क्रिटिकल एंगल का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया हुआ है, कांच का, ग्लास का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी एयर के सापेक्ष दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3/2 यानी 1.5, लगभग में 1, लगभग क्या 3/2 के मतलब 1.5। अब हमको निकालना है क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, यानी एंगल C = 1, ये हमको निकालना है। हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच जो संबंध है वो है आपका μ/1 = 1/sin C, यानी जिसका हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे और जिसके सापेक्ष, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं, ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये हो जाएगा 1/sin C के इक्वल। और इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है गिवन, कितना 3/2 = 1/sin C हो गया ये। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इधर सॉल्यूशन करते हैं, आइए। हम लोग 3/2 = 1/sin C ला चुके हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 3 को sin C से और 2 को 1 से, तो 3 × sin C = 2 हो जाएगा, 2 × 2, और sin C कितना आ जाएगा, sin C = 2/3, तो C कितना आ जाएगा, C = sin इनवर्स 2/3। और जब इसका वैल्यू आप लोग कैलकुलेटर में कैलकुलेट कीजिएगा तो लगभग आएगा आपको 42 डिग्री, 42 डिग्री। ये हो गया आपका क्रिटिकल एंगल का वैल्यू, क्रिटिकल एंगल का वैल्यू। तो आसानी से हम लोग न्यूमेरिकल समझ गए। अब इससे संबंधित और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ये आपका था कि एक थ्योरी बताए, उस पर न्यूमेरिकल करवाए तो ज़्यादा थ्योरी समझ में आई। अब हम लोग न्यूमेरिकल इससे भी ज़्यादा करेंगे, कब, तो जब चैप्टर आपका एंड हो जाएगा तो लास्ट में एक क्या 2-3 स्पेशल वीडियो आपका न्यूमेरिकल का अपलोड होगा, तो उसमें आप न्यूमेरिकल और बेहतरीन सीख जाएंगे। यहाँ थ्योरी को समझने के लिए हम लोग न्यूमेरिकल करवाए कि इस थ्योरी पे किस टाइप से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग जाने क्रिटिकल एंगल क्या होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या कंडीशन है, ये चीज़ हम जाने। क्या क्या जाने, फिर से रिकैप करते हैं। क्रिटिकल एंगल जाने, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो जिस विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मान 90 डिग्री हो जाए तो उस स्थिति में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, क्रांतिक कोण के बराबर होगा। उसके बाद हम लोग जाने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होने पर, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होने पर लाइट पुनः उसी मीडियम में वापस चली आती है और यह घटना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ये हम जाने। उसके बाद हम लोग जाने उसका कंडीशन क्या होता है, तो उसका क्या कंडीशन होता है, लाइट ऑलवेज डेंसर मीडियम गोज टू डेंसर मीडियम फ्रॉम रेयर मीडियम, यानी लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए, ये कंडीशन था। और दूसरा कंडीशन था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये हम लोग जाने। उसके बाद हम लोग जाने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच रिलेशन क्या होता है। क्या रिलेशन होता है, μ/1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट जो होता है वो इक्वल टू होता है 1/sin C। ये था आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच रिलेशन। उसके बाद हम लोग उस पर न्यूमेरिकल्स किए। आइए फिर से एक बार न्यूमेरिकल्स को समझते हैं। बोला कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 आंसर 2 है।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब हुआ, डेंसर टू रेयर, यानी जब एक मीडियम डेंसर हो और एक रेयर हो, और लाइट हमेशा डेंसर टू रेयर जाना चाहिए, तभी आपका क्रिटिकल एंगल का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो आपका ग्लास का दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में ये होता है इक्वल टू 1/sin c, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3/2 इक्वल टू 1/sin c, यहाँ से लाए 3/2 इक्वल टू 1/sin c, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो 3 इंटू साइन सी इक्वल टू 2 और साइन सी के बदले यहाँ लिख दिए 2/3, 3 को उस साइड लेके जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, तो c इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स 2/3, और जब इसका वैल्यू आप लोग कैलकुलेटर में कैलकुलेट कीजिएगा तो ये लगभग में एग्जैक्टली तो नहीं कर सकते हैं, लगभग में आपका 42 डिग्री के बराबर आएगा। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 6 आप लोगों के बीच जल्द ही लेकर आएंगे, उसमें हम लोग जानेंगे लेंस के बारे में। क्या जानेंगे? लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, उसका क्या कंडीशन है, इमेज कहाँ बनता है, वस्तु को कहीं रख दे तो इमेज कहाँ बनता है, ये सब कंडीशन हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए थैंक यू। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अगर कुछ चीज़ जो हो समझ में नहीं आई हो तो उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि हम उसको सुधार करके फिर से वीडियो डालेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो आप कमेंट तो कीजिए, और अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो फैले। ठीक है, उससे क्या होगा कि मेरा जो होगा हौसला बढ़ेगा, जिससे हम इससे भी बेहतर वीडियो आप लोगों के बीच देने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए धन्यवाद। और आप जुड़े रहें, हमेशा बोल रहे हैं जुड़े रहें सर्वोदय शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल से। फिजिक्स की अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।